गोबेकली तेपे की बात करते हुए आप ग्राहम हैनकॉक के काम के बारे में क्या सोचते हैं, जो ये भी मानते हैं कि अमेज़न में एक खोई हुई सिविलाइजेशन थी? अच्छा, मैंने ग्राहम से मुलाकात की है और पर्सनली मुझे वो पसंद है। वो अच्छे इंसान हैं, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी है और मैं सोचता हूँ कि वो बहुत स्मार्ट भी हैं और मुझे ये भी लगता है कि वो बहुत अच्छे रिसर्चर हैं। वो और मैं एक ही सेट ऑफ फैक्ट्स पर काम कर रहे हैं, बस फ़र्क हमारे इंटरप्रिटेशंस में है। मैं ग्राहम की इस आइडिया को नहीं मानता कि एक ही अभी खो चुकी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने बाकी सभ्यताओं को शुरू किया था। मैं बस इसको नहीं मानता। मुझे आर्टिफैक्ट लेवल, टेक्नोलॉजी लेवल और आर्ट हिस्टोरिकल एनालिसिस के हिसाब से मुझे तो ऐसा कहीं दिखता नहीं। तो मुझे लगता है कि उनका रिसर्च बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बल्कि मेरे कई साथियों से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके निष्कर्ष से मैं सहमत नहीं हूँ और हमने सच में इस पर बात भी की है और इस पर एक बहुत ही सभ्य और नॉर्मल कन्वर्सेशन की है। हम बस एग्री टू डिसएग्री कर लेते हैं और वो भी बिना किसी गुस्से या तर्क-वितर्क के। ये एक ऐसा आर्गुमेंट होगा जो सुनना बहुत मज़ेदार होगा। तो ग्रैहम ये मानते हैं, उन्होंने प्रपोज़ किया है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि अमेज़न जंगल एक मैन मेड गार्डन है, तो इसे वहाँ किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा प्लांट किया गया है। आपको क्या लगता है कि क्या ये किसी हद तक पॉसिबल हो सकता है? साफ तौर पर कहूँ तो मैं उनसे इस बात पर सहमत हूँ। मतलब ये वही चीज़ है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। हमारा फ़र्क सिर्फ ज़रूर। कंक्लूजन में है। लेकिन जिन फैक्ट्स पर उनका रिसर्च बेस्ड है, टेरा प्रेटा, वो बड़े-बड़े ज्योमेट्रिक अर्थवर्क्स और इनके बढ़ते हुए एविडेंस, वो सब कुछ बिल्कुल सही है। और अब तो बोलिविया के नीचे से लेकर गुयाना तक हर जगह, वे हर जगह हैं। हर बार जब भी हम जंगल को खोलते हैं, तो हमें ये बड़े स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ये बिल्कुल सही है कि वहाँ एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, लेकिन वो कितनी एडवांस थी? ये एक ये एक सवाल भी है और आप जानते हैं, एक पर्सपेक्टिव की बात भी। ग्राहम वो इस पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि हम क्या चीज़ें अब तक नहीं जानते और क्या हो सकता है। सिर्फ़ मुझे एजुकेट करने के लिए, वो कौन-सा मेन आइडिया है जो वो प्रपोज़ कर रहे हैं, जिससे तुम डिसएग्री करते हो? क्या ये सिविलाइज़ेशन के एडवांसमेंट लेवल को लेकर है या फिर इस बात को लेकर कि वो कितनी बड़ी और सेंट्रलाइज़्ड थी? मेरा मेन डिसएग्रीमेंट ये है कि उनका मानना है और उनके आइडियाज़ भी बाकी सबकी तरह इवॉल्व हुए हैं। सही कहा ना? कोई भी साइंटिस्ट या रिसर्चर अपने करियर की शुरुआत में जो कुछ भी सोचता है, वो उसे ज़िंदगी भर नहीं पकड़ कर रखता। तो उनके आइडियाज़ समय के साथ इवॉल्व हुए हैं। लेकिन उनका कोर बिलीफ अब भी यही है कि एक हाईली एडवांस्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, जो पूरी तरह से क्लाइमैक्टिक कंडीशंस यानी जलवायु परिवर्तन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई। और यंगर ड्रायस हाइपोथेसिस इसका एक हिस्सा है और हाल ही में उन्होंने इसे मीटियोर थ्योरी से जोड़ा है, जबकि पहले वो ऐसा नहीं कहते थे। हुँ। लेकिन उनका ऐसा मानना है कि वो सिविलाइजेशन तो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके कुछ लोग इस भयानक विनाश से बचकर निकल गए और फिर दुनिया भर में फैल गए, ताकि अगली रिवाइवल के लिए सभी वर्ल्ड सिविलाइजेशंस को सीड कर सकें। और यही वो बात है जहां पर मैं उनसे डिसएग्री करता हूं। मुझे लगता है कि ये इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशंस थीं, जो खुद से ही अपने अपने तरीके से विकसित हुई, न कि किसी और एडवांस्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन ने इन्हें सीड किया था। हाँ, इन सभ्यताओं में कुछ कॉमन चीजें हैं, लेकिन ये इसीलिए क्योंकि उनकी एंसेस्ट्री कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। अपने शुरुआती बुक्स में उन्होंने इसे एटलांटिस से जोड़ा था। मुझे नहीं लगता कि अब वो ऐसा कहते हैं, लेकिन वो अब भी एक सिंगल एडवांस्ड और अब पूरी तरह खो चुकी सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। और अगर हम देखें तो आर्कियोलॉजी में सब कुछ थियोरीज पर बेस्ड होता है और बहुत कम ही चीजें हाँ, एब्सोल्यूट फैक्ट्स होती हैं। हो सकता है कि हमारी समझ ही गलत हो, लेकिन एक चीज हम बहुत अच्छे से करते हैं, हम चीजें खोजने में माहिर हैं। मतलब हम तो मछली की छोटी स्केल्स तक खोज लेते हैं। तो मैं इसे बस इसलिए मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल है कि कोई इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और इतनी विशाल सिविलाइजेशन थी, लेकिन हम उसका एक भी ठोस सबूत, यहाँ तक कि एक पॉट का टुकड़ा तक नहीं ढूंढ पाए। हाँ। ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये एक बहुत ही कंपेलिंग कहानी है कि एक ही सिविलाइज़ेशन थी, जिससे ये सब आया। क्योंकि इसका अल्टरनेटिव तो ये आइडिया है कि हम बेरिंग स्ट्रेट के एक तरफ से एशिया से आए और पूरे दक्षिण अमेरिका तक गए। फिर अलग-थलग हो गए और फिर
खुद से इतनी मार्वलस और सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशंस और आइडियाज बना लिए जिनमें रिलीजियस आइडियाज भी शामिल हैं, जो कि बाकी कल्चर्स से मिलते जुलते हैं। जैसे हर जगह बांट की कहानी मिलती है, सही कहा ना? तो बहुत सारी समानताएं हैं, और पिरामिड्स भी हर जगह बनाए गए। हाँ। ये तो लेकिन और भी कई एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं, और भले ही कोई एक्सप्लेनेशन सिंपल और कंपेलिंग लगे, उसके लिए एविडेंस होना जरूरी है। सही कहा ना? और वो एविडेंस कैसा ये तो दिखेगा? बॉटम लाइन है। सब मतलब कुछ है। सब थ्योरीज ही हैं, और एक रिस्पॉन्सिबल साइंटिस्ट को अपनी थ्योरीज को गलत साबित करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उन्हें साबित करने की। यही आर्कियोलॉजी में सबसे बड़ी दिक्कत है। कई बार ये साइंस के बॉक्स से बाहर कदम रख देती है। हमें ये साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है, बल्कि ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि हम गलत कहाँ हो सकते हैं। हाँ, आप मिस्ट्री में गहराई तक नहीं जाना चाहेंगे, बहुत ज्यादा। ये एक अजीब फील्ड है, क्योंकि इसमें काम करना ऐसा है जैसे एक अंधेरे कमरे में हाथ बढ़ाकर चीजें टटोल रहे हों। ये पूरा का पूरा मिस्ट्री से भरा हुआ है। मैं कहूंगा कि बाकी साइंसेस एक अच्छी तरह रोशनी वाले कमरे में काम कर रही होती हैं। आर्कियोलॉजी उसमें एक डार्क कॉर्नर की तरह है, जिसे हम धीरे धीरे रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आर्कियोलॉजी में तो लगभग सब कुछ मिस्ट्री ही है। सही कहा ना? हाँ, और ये जॉब सिक्योरिटी भी है। मुझे ये बात पसंद है। आप जानते हैं, लेकिन मैं खुद को भी हमेशा याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि इंसानों की हर बड़ी पैराडाइम शिफ्टिंग आइडिया को पहले हेरेसी और लूनेसी ही कहा गया था। वो इंसान पागल समझा जाता था, जब तक कि वो अचानक से ब्रिलियंट साबित नहीं हो गया। और इसलिए हमें उन चीजों के लिए अपने दिमाग खुले रखने चाहिए जो सुनने में अजीब लगती हैं, क्योंकि इन्हीं में से एक आइडिया हमें किसी बड़े पैराडाइम शिफ्ट तक ले जाएगा। और अगर हम आप जानते हैं कि अगर हम उन आइडियाज को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट करने लगें जो हमें पसंद नहीं, तो हम खुद ही एडवांसमेंट के रास्ते बंद कर रहे होंगे।